गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज के पार्ट 2 ल्हासा की ओर आपके लिए लेकर आए हैं। ये राहुल शंकरत्यायन द्वारा लिखा एक यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा को लेखक ने 1929 से 30 के मध्य किया था। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपुर का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यानी फरी कलिंगपुर नाम का रास्ता है, जब नहीं खुला था तो क्या है, नेपाल ही नहीं वहाँ पे हिंदुस्तान की भी चीज़ें वहाँ से जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था। यहाँ पे व्यापारी की नहीं, यहाँ से सैनिक भी इसी रास्ते से जाया करते थे। इसीलिए जगह जगह यहाँ पे फौजी चौकियों और किले बने हुए थे। यानी सेना की चौकियाँ और किले भी यहाँ पे बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन है, चीनी सेना रहा करती थी। जहाँ पर आजकल यहाँ पर बहुत से फौजी मकान गिर गए हुए। कहते हैं कि यहाँ पर जब उन्होंने यात्रा 1929-30 के मध्य की, तो बताते हैं उसी समय का वर्णन कि आज जिस समय वो ये देख रहे हैं और वहाँ घूमने गए हैं, तो उस समय यह फौजी मकान वहाँ पर गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, यानी जहाँ वहाँ किले हैं, तो वहाँ किसान अब वहाँ पे रहने लगे हैं, क्योंकि वह पुराने किले हो चुके हैं। तो वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते, वहाँ पे कुछ लोग रहने लगे हैं, तो वहाँ पे कुछ आबादी दिखने लगी है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। वहाँ पे एक त्यागा हुआ चीनी किला है। हम वहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरते हैं। तिब्बत यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी, वहाँ भी तिब्बत यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। जैसे वहाँ पे कहीं भी यात्रा पे आप जाइए तो कुछ तकलीफ़ें भी होती हैं और कुछ आराम भी होता है। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का जात पात नहीं है, कोई भी जात पात नहीं है, छुआछूत नहीं है कि आप मेरे घर नहीं आ सकते, आप मेरे घर नहीं आ सकते, ऐसा कोई भी वहाँ बात नहीं है। और औरतें भी किसी से पर्दा नहीं करती। हाँ, जो बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं, उनको क्या किया था, उनको घर के भीतर नहीं घुसने दिया जाता है। नहीं तो आप घर के भीतर जा सकते हो और वहाँ की घर की बहुएं या सासें आपको चाय बना करके लाकर दे सकती हैं, या वह आपके लिए कुछ पका के भी ला सकती हैं। वह चाय चूड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय की रंगी बना के मिट्टी के टूटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चूड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमें बोले सास और बहुएं जो है वहाँ पे चाय बना के हमको दे सकती हैं, लेकिन अगर अब चाय कैसे बनती है, उसमें मक्खन और नमक पड़ता है। लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे तो अगर हमें शक है और हमें अपना सामान उन्हें देना पड़ेगा, तभी वे चाय बना के देंगी। और अगर मैं डरे कि वो मेरी चाय में पता नहीं नमक या मक्खन मेरा पूरा डालें कि ना डालें, कहीं रख ना लें, तो आप जाकर के अंदर आप अपनी खुद चाय बना सकते हो। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होता है कि जहाँ कहीं भी हमको, जैसे कहीं भी किसी चीज़ के दर्शन करने हो या कहीं जाने हो, तो हम लोग को एक परमिशन किसी के लेनी होती है। जब हमें परमिशन मिल जाती है कि हाँ इस इलाके के आगे इनको जाने की परमिशन है, ये अधिकतर यात्रा के दौरान होता है कि हमें इसके आगे यात्रा करने की परमिशन मिले। वह एक मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती थी उस समय, या किसी के द्वारा दी जाती है, तो वो चिट उनको देनी थी, तो वह चिट उनको देते हैं। तो हमने वह दोनों चिटें उन्हें दे दी। शायद उसी दिन हम तुलना के पहले और आखिरी गांव में पहुंच गए। थोड़ला क्या है, तिब्बत का एक
महात्मा का एक स्थान है। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तब यहाँ भी सुमति ने जान पहचान के, यहाँ पे सुमति जो उनके साथ यात्रा करते हैं, तो वे लेखक कहते हैं कि भिखमंगे रहते भी हमें यहाँ पे ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन जब 5 साल बाद वह यही यात्रा करते हैं लेखक, तब वह भिखमंगे के वेश में नहीं थे, बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में, बहुत अच्छे यात्री बन करके वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने उन्हें वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं दी। वे कह रहे जब मैं उस समय आया था और मैं भिखमंगे के वेश में था, उस समय क्या था, मुझे लोगों ने रहने के लिए स्थान दिया और मेरी बहुत खातिरदारी भी हुई वहाँ पर। लेकिन जब 5 साल बाद आया और अच्छे वेश में आया तो मुझे यहाँ पर किसी ने भी नहीं पूछा। उस वक्त के रहने के लिए हम गांव के जब करीब झोपड़े में रहते थे, बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। कह रहे हैं कि उस वक्त और इस वक्त की बहुत मनोवृत्ति यानी जो सोच है वह बहुत कुछ बदल चुकी थी। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवास को दुरुस्त रखते थे। ये बता रहे हैं वहाँ पे जो लोग हैं, शाम जब हो जाती तो छंग एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जो उसको पी करके दिन भर काम करने के पश्चात वो उसको पी करके अपने होश आवास खो देते थे। उस समय वो किसी से कोई बात नहीं करते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। वे बता रहे हैं कि अब हम लोग को डांडा थोड़ला जो एक स्थान था वह पार करना था। डांडी तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांडा यानी ये क्या है, बहुत ही ऊंची ज़मीन है वहाँ पे जहाँ से ये लोग जा रहे हैं। तो यह मीलों तक कोई गांव गिरा, वहाँ पे कोई भी गांव नहीं आपको दिखेगा। नदी के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब हम यात्रा कर रहे थे तो ये यात्रा कहाँ है, 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गांव नहीं है। नदियों में मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण यहाँ पर दूर तक कोई भी आदमी आपको दिखाई नहीं देगा। डाकुओं के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, छुपने की, यात्रियों को लूटने के लिए। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो अब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। अगर तिब्बत में आप गांव में हैं और खून हो जाए तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। लेकिन इस निर्जन स्थान पे जहाँ पे कोई आदमी भी नहीं है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई भी परवाह नहीं करता। अगर कोई किसी को मार भी दे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और वहाँ ग्राउंड भी तो नहीं मिल सकता, यानी वहाँ पे रहने की जगह भी नहीं है। और वहाँ पे शासन व्यवस्था ने अपनी खुफिया विभाग को वहाँ पे नहीं रख रखा है और ना ही वह उन पर इतना खर्च करती है। डकैत पहले वहाँ पे क्या करते हैं, अगर किसी को उस निर्जन स्थान पे पा लेते हैं तो क्या करते हैं, पहले आदमियों को मार डालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि उनके पास कुछ पैसे हैं कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते। यहाँ पे कोई भी उस तरह का कानून नहीं था कि आपको हथियार नहीं लेके चलना है, तो उस तरह लोग सभी अपने हाथों में बंदूक लेकर चलते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा है। अगर वहाँ पे डाकू आपको जान से नहीं मारेगा तो क्या होगा, आप बाद में बता दोगे तो क्या होगा, वह पकड़ लिए जाते थे। इसलिए सबसे पहले वह डाकू वहाँ पे लोगों को मार के तब उनको लूटते थे। मालूम हुआ कि पिछले साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। वे बता रहे हैं कि पिछले साल थोड़ला के पास एक खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते। वे कह रहे हैं कि हम खून की परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे के वेश में गए थे। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते
टोपी उतार देते। अगर हमें लगता कि यहाँ कहीं अब कुछ होने वाला है तो हम क्या करते, अपनी टोपी उतार करके जीभ निकाल लेते थे और कुची कुची करके, वहाँ पे वैसा शब्द बोला जाता होगा पैसा मांगने के लिए, और दया की भीख मांग लेते थे। तो कहते ही भीख मांगने लगे, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। वे कह रहे हैं कि अब वहाँ पर हम कैसे ये चीज़ कर सकते थे, वहाँ पे तो हमने पीठ पर बहुत सारा सामान लाद रखा था। और अगला पड़ाव कहाँ था, 16 से 17 मील की से कम नहीं था। अगला पड़ाव इन लोगों का कहाँ पड़ रहा था, 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगूर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लेखक ने सुमति से, अपने मित्र से कहा कि लंगूर जहाँ इन लोग को जाना है वह बहुत ही ऊंचा स्थान है, इसलिए वह कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, उस पर बैठ जाएंगे, 2 घोड़े ले लेंगे और उस पर सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग को यह गद्यखंड, प्रथम गद्यखंड यहाँ तक करना होगा और इन पर आधारित जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उनके उत्तरों को लेकर मुझे भेजना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।